आप दोस्तों को यहाँ पे तकलीफ दी है। पाकिस्तान में एक तवील अरसे से हमने दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग लड़ी है। जो मंजरनामा दहशत गर्दी के हवाले से है वो आपके सामने रहा है। कुलभूषण जाधव की गिरफ्तारी के बाद जो ये तासुर कि हिंदुस्तान का पाकिस्तान की अंदर जो दहशत गर्दी है उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा है, उसकी एक बहुत ही मजबूत शहादत पहले ही हमारे सामने है। बदकिस्मती से मुसलसल ऐसे वाक़यात हो रहे हैं जिससे ये बात बार बार साबित होती है कि भारत की एस्टैब्लिशमेंट, भारत की इस वक्त की हुकूमत पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी के नेटवर्क को पूरी तरह सपोर्ट कर रही है। और आज इसके दो हिस्से हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के। पहले हिस्से में आईजी पंजाब हमारे साथ हैं, जिनको मैं बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं कि उन्होंने लाहौर में पिछले दिनों जो ब्लास्ट हुआ उसको जिस तरीके से इन्होंने, इनकी एजेंसीज ने, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने, बाकी पाकिस्तान के तमाम इदारों ने जिस तरह की कंबाइंड एफर्ट की और जिसके नतीजे में आप देखेंगे कि कैसे कड़ियों से कड़ियां मिलती गईं और एक बिल्कुल वाज़ेह तस्वीर जो है हमारे सामने आई और हमें पता चला कि इस दहशत गर्दी में बराह रास्त भारत मुलव्वस था। और उसके बाद जो दूसरा हिस्सा है उसमें हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र मोईद यूसुफ साहब, जो एक बड़ी तस्वीर है हमारे इस वक्त सूरत हाल की, खसूसन दहशत गर्दी से मुंसलिक सूरत हाल की, वो आपके सामने लेके आएंगे। तो पहले मैं दरख्वास्त करूंगा आईजी पंजाब से कि इस वाक़े से मुतालिक एक तफसीलात पर कौम को एतमाद मिले। थैंक यू वेरी मच सर। जैसे आप सबके इल्म में है कि 23 जून को 11:09 पे एक VBIED ब्लास्ट हुआ था जौहर टाउन के ब्लॉक ई में, और उस ब्लास्ट के नतीजे में 3 हमारे जो सिटीजन्स हैं वो शहीद हुए थे। 22 के करीब हमारी कैजुअल्टीज थी, जो बाकी लोग जख्मी हुए थे, जिसमें 2 पुलिस अफसरान भी शामिल हैं। इसके अलावा 12 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा था और कोई 7 घरों को शदीद नुकसान पहुंचा था। जैसे ही ये वाक़या हुआ, इमीडिएटली पंजाब पुलिस ने मूव इन किया और साथ ही जो पंजाब की पुलिस का काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट है उसने भी इमीडिएटली मौके पे पहुंच के उसने उस जगह को कॉर्डन ऑफ किया, वहां पे अपना OP एस्टैब्लिश किया, जो ऑपरेशनल उनकी साइट थी वो एस्टैब्लिश की और इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की गई। पंजाब पुलिस की CETD जैसे आपके इल्म में है कि बहुत अरसे से काउंटर टेररिज्म पे काम कर रही है और अब माशाल्लाह वो मैच्योरिटी की उस स्टेज पे पहुंच चुकी है जहां पे वो चीज़ों को बहुत जल्दी और बहुत अच्छे तरीके से कनेक्ट करने के काबिल है। और इसी का नतीजा ये था कि जब ये सारा कुछ होता है तो उसके 16 घंटे के अंदर अंदर पंजाब पुलिस CTD ना सिर्फ इस पूरे प्लान को अनर्थ कर लेती है और इसके जितने इसमें लोग शामिल थे उनके नामों तक और उनकी पहचान तक वो इमीडिएटली पहुंच जाती है। हम आपको थोड़ा सा इसको दिखाएंगे स्लाइड्स पे भी। नेक्स्ट स्लाइड। ये वो पिक्चर है जो हमारे सामने इमर्ज हुई इमीडिएटली और फिर हमने इस पे काम करना शुरू किया। आपको नजर आ रहा होगा कि इसमें ये जो लाल रंग में कुछ लोग हैं, ये वो हैं जो पाकिस्तान से बाहर इस तमाम कार्रवाई को फाइनेंस कर रहे थे, इसको प्लान जिन्होंने किया, जिनका ये पूरी की पूरी जो सोच है वो इसके पीछे थी। फिर आपको यहाँ पे ये 5 लोग येलो में नजर आ रहे होंगे। ये येलो वो हैं जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर इस कार्रवाई को अमली जामा पहनाया और उसी में आपको नजर आ रहा होगा सबसे पहले इसमें जो शख्स है पीटर, वो आपको नजर आ रहा होगा। पीटर एक पाकिस्तानी है, कराची का रहने वाला है और कोई
तकरीबन 55-56 इसकी एज है। ये पाकिस्तान से बाहर रहा है ज़्यादातर। पाकिस्तान से बाहर ये 3 स्टार होटल भी चलाता रहा है, फिर वो जो उन होटल्स में वो कैबरे वगैरह उनको भी अरेंज करता रहा है। कुछ अरसा सामने फ्रंट पे इसके काम स्टील का भी ये करता रहा है, बट ये ज़्यादातर पाकिस्तान से बाहर रहा है। और इसकी लिंकेज है, ये असल में वो लिंच पिन है जो पाकिस्तान में इस पूरी कार्रवाई को कनेक्ट करता है पाकिस्तान के बाहर के साथ। वो कनेक्शंस भी तमाम कनेक्शंस इस वक्त हमारे पास मौजूद हैं। पीटर ने इस गाड़ी का बंदोबस्त किया जब इसको ये हुक्म मिला कि तुमने इस कार्रवाई को आगे पाकिस्तान में एग्जीक्यूट करना है। सो पीटर ने गाड़ी का बंदोबस्त किया और गाड़ी भी उसने वो गाड़ी देखी जो माल मुकदमा किसी वक्त में रही थी। ये गाड़ी एक वक्त में छीनी गई थी, फिर ये टेम्पर होके वापस मिली थी, 2010 में छीनी गई थी, 2011 में वापस मिली थी और मालिक ने फिर आगे फर्दर उसको 2-3 हाथों में बेच दिया था। इसका इंजन टेम्पर्ड था और ये सुपरदारी पे थी। सो ये एक आइडियल गाड़ी थी इस तरह के कंडीशंस में कि ये अगर पूरे मुल्क में फिरती भी रहे तो किसी को इस पे शक ना हो। सुपरदारी के जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स है, जेन्युइन नंबर प्लेट लगी हुई है, अगर इंजन कोई देखता है तो टेम्पर्ड है लेकिन वो कागजों में लिखा जा चुका है। सो इट वाज एन आइडियल व्हीकल। ये व्हीकल इसने तलाश की और जिनके जरिए तलाश की वो भी हम इमीडिएटली इन तक पहुंचे, वो हमारे पास है। फिर इस गाड़ी को उन्होंने इनिशियली इसका इंजन, इसमें बाकी जितना काम था वो किया और उसके बाद उनको इस गाड़ी को टेस्ट रन्स भी दिए, इसको चलाया ताकि ये ऐन वक्त पे ये कोई इस तरह का इसमें कोई मसला ना हो कि ये ना चल सके। सो ये भी हमारे पास है। इसको जो फाइनेंसिंग बाहर से हुई थी वो भी हमारे पास है। इसके जो बाहर के कनेक्शंस, जो टेलीफोन कॉल्स, व्हाट्सएप कॉल्स, सारा कुछ इसका रिकॉर्ड, एवरीथिंग इज विद अस। इसने आगे जिस शख्स के ये काम जिम्मे डाला वो भी हमारे पास मौजूद है, ईद गुल, वो हमारे पास है। उसके जिम्मे जो टोटल कार्रवाई थी वो डाली गई थी। उसने वो गाड़ी पीटर से ली, उस गाड़ी को यहाँ लाहौर में भी हमारे पास ड्राई रन दिया, फिर उसके बाद उसमें एक्सप्लोसिव भी इसी ने फिक्स किए। इसको जो डेटोनेटर और बाकी जो सारा मटेरियल मिला था वो इसमें सही तरीके से गाड़ी तैयार की, वापस लाहौर आया। लाहौर में भी इसने पूरी इस गाड़ी समेत पहले जाने से पहले भी रेकी की थी, उसके बाद भी इसका सारा कुछ यहाँ पे उसको इल्म था कि मैंने कहाँ जाना है, कहाँ गाड़ी खड़ी करनी है और स्पेसिफिक सारे उसके पास थे। ये हमारे पास है, इसके सारे कनेक्शंस हमारे पास है। एवरीथिंग इज विद अस। नेक्स्ट स्लाइड में जाए। यहां आप देख सकते हैं कि ये 21 तारीख को ये जो ईद गुल है ये वो दिन है जब इस गाड़ी में कोई बारूदी मवाद नहीं था, लेकिन इसने उस पूरे इलाके में इसको एक ड्राई रन दिया। इसने उस पूरे इलाके की रेकी की कि कहां कहां से रास्ते हैं, कहां से आना है, कहां से जाना है, और इसलिए इसके सारा कुछ इसके इल्म में था कि जो रूट इसने लेना है और जिस तरीके से इसने जाना है। ये 21 तारीख की बात है। नेक्स्ट, ये अब 22 तारीख को ये मुकम्मल रैकी करता है, लेकिन इस दफा ये रिक्शे की इसकी पूरी की पूरी रैकी है। ये रिक्शे में पूरी रैकी करता है, इस पूरी जगह से अपनी वाकिफियत लेता है। ईद गुल के बारे में ये यहाँ पे बताना बहुत ज़रूरी है कि ये ओरिजिनली तो अफगान नजाद है, लेकिन ये चूंकि पंजाब में इसकी सारी उम्र पंजाब में गुजरी है, सो इसकी लैंग्वेज स्किल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और ये इतना कॉन्फिडेंट है कि ये जब भी यहाँ पे रहा है और जहाँ पर भी इंटरेक्ट किसी के साथ भी किया है, तो चूंकि पंजाबी बोलता था, इस पे कहीं पे किसी को भी शक नहीं हुआ। नेक्स्ट जाए। ये अब वो फाइनल डे है जिसको DDM कहते हैं, 23rd को, जिस दिन ये ब्लास्ट होता है, और उस दिन ये इस गाड़ी को इस्लामाबाद से लेके आता है। इस्लामाबाद में इसने गाड़ी जहां तैयार की वो भी हमारे इल्म में है, जिस तरीके से तैयार की, जो मटेरियल उसके पास था, यहीं पे उसकी बीवी ने उसकी मदद की, हेल्प सपोर्ट किया, वो भी हमारे पास है, और सारी की सारी जितनी इससे मुताल्लिका डॉक्यूमेंट्स हैं सारा कुछ हमारे पास है। सो उस दिन ये मोटरवे से आता है, और मोटरवे पे बिकॉज अगर आप सोचें तो सबसे सेफ
موٹر وے ہے جہاں پہ لوکل پولیس کا کوئی انٹریکشن نہیں ہوتا. آپ ایک دفعہ موٹر وے پہ چڑھ جائیں تو موٹر وے پولیس کا آپ کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے اور وہ بھی ٹریفک کے لیے ہوتا ہے. سو اس نے تقریباً 12 گھنٹے اگلے جو ہے وہ موٹر وے پہ گزارے ہیں. اس نے ایک جو ریسٹ ایریا ہے وہاں پر اس نے ریسٹ بھی کیا ہے. سو اس کی انٹری اور ایگزٹ کے درمیان تقریباً 12 گھنٹے کا فرق ہے. یہ کرنے کے بجائے کہ یہ پنجاب میں سڑکوں سے جاتا اور جہاں پہ بہت زیادہ چانس تھا کہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی ناکے پہ کسی جگہ پولیس والے روک لیں گے. سو وہ اس کو اوائڈ کرنے کا یہ سب سے بہترین طریقہ تھا اور اس نے یہی کیا کہ اس نے یہ اوائڈ کیا اور الٹیمیٹلی یہ اس جگہ پہ آ گیا جہاں پہ اس نے یہ بلاسٹ کیا. نیکسٹ پہ چلیں. یہ جہاں اس نے فائنلی آ کر گاڑی کھڑی کی, آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کالے رنگ کی گاڑی ہے 2010 ماڈل کی اور ملزم جو ہے وہ اس کو کھڑی کر رہا ہے. یہ ایک انڈر کنسٹرکشن گھر ہے, یہ کمپلیٹلی کنسٹرکٹڈ نہیں ہے, یہ گرے سٹرکچر ہے لیکن اس کے سامنے بھی سارے گھر بنے ہوئے اور اس گلی میں بھی زیادہ تر گھر کنسٹرکٹڈ ہیں. یہیں پہ ہماری ایک پولیس کی پکٹ بھی ہے اور یہیں پہ ہماری ایک پولیس کی موبائل بھی کھڑی ہوتی ہے. اور اس نے یہ گاڑی ایسے اسٹیشن کی ہے کہ یہ جو ہماری موبائل ہے اور ہماری پولیس کی پکٹ کہ یہ اس کے درمیان ہو. تو جب بلاسٹ ہوا ہے تو اس کے جو شارپنرز ہیں اور اس کے باقی جو پیسز ہیں وہ سارے کے سارے انہوں نے ہٹ کیا, پولیس کی پکٹ کو بھی, پولیس کی موبائل کو بھی, اور اسی میں ہمارے 2 جو پولیس افسران ہیں وہ اس میں زخمی ہوئے. نیکسٹ. یہ وہی گھر ہے جس کا میں ذکر کر رہا تھا جس کے گیٹ پہ اس نے یہ گاڑی کھڑی کی تھی. یہ تقریباً 20 kg ایکسپلوسیو اس نے اس گاڑی میں تھا اور آپ دیکھتے ہیں کہ جہاں گاڑی آپ کو نظر آئی تھی ویڈیو میں اس وقت وہ گاڑی کہیں آپ کو اس کا ایک پیس بھی نظر نہیں آتا. یہ ایسے طریقے سے اس میں ایکسپلوسیو ڈالا گیا تھا کہ آپ کو اس گاڑی کا ایک ٹکڑا بھی نظر نہیں آتا. اور ہمیں جو شروع میں شک تھا کہ جی آپ نے بھی بات سنی ہوگی, میڈیا میں بھی چلی تھی کہ شاید رکشے میں تھا یا بائک میں تھا, کہ وہ گاڑی ایگزسٹ ہی نہیں کرتی ہے اس پوائنٹ پہ اور وہ گیٹ جو آپ کو نظر آتا ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے. سو اٹ واز ویری ہیویلی لیڈن VBIED تھا. جی آگے. یہ اس کے جو رکشے کی جو میں نے بات کی ہے یہ وہی رکشہ ہے اور یہاں پہ آپ کو یہ چھوٹے چھوٹے پیسز نظر آ رہے ہوں گے. وہ گاڑی جو ہے وہ بہت چھوٹے پیسز میں ڈیوائڈ ہوئی تھی. نارملی اتنے زیادہ اس میں نہیں ہوتا, وچ شوز کہ یہ بندہ کتنا ایکسپرٹ تھا اس گاڑی کو صحیح طریقے سے بنانے میں. نیکسٹ. جیسے میں نے آگے آپ کو کہا ہے کہ یہ جو لوگ ہمارے پاس اپریہینڈڈ ہیں وہ ان میں یہ کچھ لوگ ہیں, پیٹر ہے, ضیاء اللہ, عید گل وغیرہ, یہ آلریڈی آپ کے نالج میں بھی ہے, آپ کو پتہ بھی ہے. آگے چل. سو اگین وہی جو آلریڈی اپریہینڈڈ ہیں. آگے. اس میں پاکستان میں جتنے لوگ ملوث تھے وہ اللہ کے فضل سے پنجاب پولیس CTD جو ہے وہ اس کو تمام لوگوں کو اپریہینڈ کر چکی ہے. اور کچھ لوگ ہمارے پاس ایسے بھی ہیں جن کے نام ہمارے پاس ہیں جس کو ہم آگے فردر چیک کر رہے ہیں کہ کیا یہ اس کرمنل کام میں ملوث تھے یا یہ انوسینٹ تھے اور ان کا کوئی اس میں فزیکلی کوئی پارٹ نہیں ہے. سو وہ بھی ہمارے نوٹس پہ ہے اور وہ الٹیمیٹلی انشاءاللہ ہم اس کو کلیئر کریں گے. لیکن یہ سارے کا سارا سیل جو ہے وہ اس وقت ہمارے سامنے بالکل ایک کھلی کتاب کی طرح ہے اور ہمیں ان کے بارے میں پتا ہے. آگے. یہ ابھی ہم آپ کو ایک چھوٹا سا کلپ دکھائیں گے. کچھ چیزیں بتانی ضروری ہوتی ہیں, کچھ چیزیں آپ کو نہیں بتائی جا سکتی ہیں کہ جی چونکہ یہ ایک آن گوئنگ انویسٹیگیشن ہے. آگے پھر اس میں ظاہری بات ہے پروسیکیوشن ہوگی اور پھر کنوکشن کے لیے ہم کوشش کریں گے, پھر انٹرنیشنل لنکیجز بھی ہیں. سو جو کچھ انویسٹیگیشن ریلیٹڈ چیزیں ظاہری بات ہے وہ ہم اپنے تک رکھتے ہیں اور اس میں جہاں جہاں سے ہم نے ان کی انفارمیشن لی ہے, جو انفارمیشن ہمارے پاس ہے, جو ان کے اسٹیٹمنٹس, ان کے بینک اسٹیٹمنٹس, ان کا بینک ریکارڈ, جو پیسے جس طریقے سے آئے ہیں وہ سارا ہمارے ساتھ ہمارے پاس موجود ہے. اور یہ ساری کی ساری انویسٹیگیشن ایک ایکسلنٹ ایگزامپل ہے کہ جس طریقے سے تمام ایجنسیز نے اس میں کام کیا. یہ صرف ہم بار بار بات کر رہے ہیں پنجاب پولیس اور CTD کی, بٹ اٹ واز اے جوائنٹ ایفرٹ. سو ان تمام کی اس میں ایفرٹ ابھی تک بھی ہے اور آگے بھی انشاءاللہ اس میں ایفرٹ چلتی رہے گی. لیکن ایک چھوٹا سا ساؤنڈ کلپ ہے جو ہم آپ کو سنانا چاہیں گے, شاید چیزیں آپ کو ذرا کلیئر ہوں اس سے. آپ اپنے لیے خود ضرور
करके ले सकते हैं, ये मैं अपना जो है उसको बता दूं, मोबाइल और सिम दोनों का, और फिर इंशाल्लाह वो भी कर देंगे। लेकिन मोबाइल का आप मुझे बता दें कि मैं अपना जो है उसको बता दूं, मोबाइल और सिम दोनों का, और फिर इंशाल्लाह वो भी कर देंगे। लेकिन मोबाइल का आप मुझे बता दें, क्योंकि इन लोगों ने मुझे कल मेरे अकाउंट में 5000 दिरहम डाल दिए थे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह भाई जान, अल्लाह ताला दې چې روغ جوړ صحتمند اوسېږي، وخت په خیر باندې وي. نه څه دغه نه وه، خاص خبره نه وه، صرف مې دغه کته لکه پرون مې لاشینه کته، نو دغه چې کوم نه خلکو ته زور ورکړی، قسم زور یې ورکړی دی، که نه داسې نه چې زور یې نه دی ورکړی، ځکه چې هغوی هماغه دغه مسلې پسې ګرځېږي، کومه چې و د ډبې پسې ګرځېږي را ګرځېږي، نو هماغه کوم ملګري چې دغه کړې وه، هغه ملګري غریب مخه یو کس هغه خیر دغه کړې نه وه، په خپل نوم نه، خو بل ټیچر اخیستی و ورته، نو هغه کس یې وړی دی. زما مطلب صرف دا و، ما ویل مې چې لکه کیمرې خو خامخا ګاډی او دغه کېږي، تېرېږي چې څه شوي دي، خو به دا ټول شي نه ګوري که نه، چې څوک راغلي دي څوک نه دي راغلي، په کومه طریقه راغلي، ګاډی څنګه راغلی، ځکه د ګاډي تګ راتګ یې ټول راویستی دی، خپل ځان چې څومره دغه کولی شي، څومره خوا کولی شي، هغومره ښه ده. نو ته کوشش در سره خیر دی، خپل ته دغه وکړه چې څومره حده پورې کېدی شي، امکان لري که نه، ځکه چې مخ مخ نه ښکاري، هېڅ پته نه لګي، صرف ګاډی ښکاري او صرف سارے ڈیٹیلز آ گئے. تو بہتر یہ ہے کہ جتنا سائٹ پہ ہو سکتے ہو وہ آپ سائٹ پہ ہو جاؤ. لیکن جس برق رفتاری سے پنجاب پولیس اور سی ٹی ڈی نے اور انٹیلیجنس ایجنسیز نے اس پہ کام کیا، تو ان کو اتنا ٹائم ملا ہی نہیں کہ وہ سائٹ پہ ہو سکے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ کامیابی دی کہ اس میں ٹائم کہیں پر بھی ضائع نہیں ہوا، اور بہت اچھے کوآرڈینیشن، بہت اچھے طریقے سے ملٹیپل ایجنسیز نے ملٹیپل جگہوں پہ کام کیا. سو وہ ان کی وجہ سے ہمارا ٹائم کا ویسٹیج جو ہے وہ کہیں پہ نہیں ہوا، اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی. تھینک یو ویری مچ سر. تھینک یو جی. آئی جی صاحب آپ کو بتا رہے تھے جو ہماری ایک انٹرنل یہاں پہ جو لوگ سارے جس طریقے سے پکڑے گئے اور جو لنکیجز ہیں، اور اب الحمدللہ یہ سارا جو گینگ تھا جو پاکستان کے اندر ایکٹیو تھا وہ اب ہمارے قابو میں ہے، اس کو ہم نے بسٹ کر لیا ہے، اور اس میں جو پنجاب پولیس کا، سی ٹی ڈی کا، ایم آئی کا، آئی ایس آئی کا جو کلوز کوآرڈینیشن ہے ہماری ایجنسیز کا، وہی اس کامیابی کا ذریعہ بنا ہے. اور اس کے اوپر میں تمام ایجنسیز کو اور جو پولیس ہے ان کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں. لیکن اب اس کی جس طرح سے آپ کو آئی جی صاحب نے بتایا کہ ایکسٹرنل لنکیجز کیا تھے اور ایکسٹرنلی کیسے یہ معاملات چل رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے، اس کے اوپر میں اپنے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر صاحب کو ریکویسٹ کروں گا، موہد کو، کہ ہمیں ذرا قوم کو اس کے اوپر اعتماد ملے. شکریہ فواد صاحب. میں شروع ادھر سے کروں گا جی. آئی جی پنجاب صاحب نے پوری بات آپ کو بتائی، انہوں نے سارے لنکیجز آئیڈینٹیفائی کیے. جو انہوں نے پہلے ایک چارٹ دکھایا جس میں کچھ نام جو ہیں وہ چھپے تھے، وہ تمام وہ نیٹ ورک ہے جس کی ابھی ہم ناموں تک تو بات نہیں کر سکتے. ہمارے پاس ہر چیز ہے، فائنینشیل ریکارڈ ہے، ٹیلی فون کے رابطوں کا ریکارڈ ہے، اسی طرح آڈیو کلپس ہیں. لیکن کیونکہ یہ ایک آن گوئنگ انویسٹیگیشن ہے، ابھی آپ کو میں یہ ضرور بتاؤں گا کہ آئی جی پنجاب صاحب نے جب چیف منسٹر پنجاب کے ساتھ اس واقعے کے بعد پریس کانفرنس کی تھی تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمارے پاس انٹیلیجنس ہے، ایویڈنس ہے کہ کوئی فورن انٹیلیجنس ایجنسی بھی انوالوڈ ہے. تو آج میں آپ کو بالکل وثوق سے کسی ابہام کے بغیر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس سارے اٹیک کا تانا بانا جڑتا ہے جا کے ہندوستان کی اسپانسرشپ دہشت گردی کی پاکستان کے خلاف. فورینزک انالیسس ہوا ہے، جو ایکوپمنٹ ان کا فون وغیرہ ملے ہیں، جو مین ماسٹر مائنڈ ہے، جو ہینڈلرز ہیں، ان کا تعلق دوبارہ سے ہندوستان سے جڑتا ہے، اور جو مین ماسٹر مائنڈ ہے اس کا تعلق بالکل واضح طور پہ ہمیں معلوم ہے کہ وہ ایک انڈین سٹیزن ہے، انڈیا میں رہتا ہے، اور را کا اس سے بالکل واضح طور پہ تعلق ہے. ہمارے پاس ان کے جعلی نام، ان کی اصل آئیڈینٹیٹیز، وہ کہاں پہ ہیں، یہ تمام چیزیں آئیڈینٹیفائی ہو چکی ہیں اس کوآرڈینیشن سے جس کا ذکر ابھی آئی جی صاحب اور منسٹر انفارمیشن نے کیا ہمارے ایجنسیز کے درمیان.
मैं आपको ये भी बताना मुनासिब समझता हूं कि हिंदुस्तान की ये कार्रवाइयां, जाहिरी बात है पहली दफा नहीं है, हम बार बार ये बात करते रहे हैं कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी में मुलव्विस है। और अगर किसी को ये सवाल या ये इबाम या ये शक है कि चले हिंदुस्तान के अंदर से शायद किसी ने किया, लेकिन क्या रियासत की कोई इन्वॉल्वमेंट है, तो मैं आपको ये भी बताऊं, जो कि पहले चीज इतनी जो है होती नहीं थी अमूमन, कि वहां पे जिस दिन ये अटैक हुआ है हजारों कोऑर्डिनेटेड साइबर अटैक्स हुए हैं हमारे इन्वेस्टिगेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर पे। हम हाइब्रिड वॉरफेयर की बार बार बात करते हैं, दुनिया जो हमारे खिलाफ कर रही है, ये उसकी एक मिसाल है कि उस दिन साइबर अटैक्स किए गए, और इसलिए किए गए कि जो हमारी इन्वेस्टिगेशन है, जो नेटवर्क को हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं दहशतगर्दी के, वो फाल ना हो सके, उसमें दरारें आए और टाइम इतना मिल जाए कि ये नेटवर्क इधर उधर हो जाए और वहां से निकल जाए। जो अभी आईजी साहब ने कहा कि मेन चीज है कि इनको वक्त नहीं मिला, वो कोशिश उन्होंने की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि हम हमारे इदारे अब साइबर सिक्योरिटी पे भी इतना काम करके मजबूत हो गए हैं, तो अल्लाह का शुक्र है कि ये कामयाबी हमें हासिल हुई। हमें किसी किस्म का कोई शक नहीं है कि ये जौहर टाउन का वाकया और जो साइबर अटैक्स उस दिन हमने आइडेंटिफाई किए हैं, ये आपस में जुड़े हुए हैं, एक ही सोच का, एक ही प्लानिंग का हिस्सा है। और वो जिस तादाद में और जिस तरह किए गए, किसी किस्म का शक नहीं रह जाता कि उसमें स्टेट की इन्वॉल्वमेंट मौजूद है, हमारे हमसाए की। मैं ये भी आप सबको याद दिलाता चलूं कि हमने पिछले साल नवंबर में एक जामे डोसियर दिया था, इसी तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। दुनिया की इंटेलिजेंस एजेंसीज, बड़े ममालिक को, मजबूत ममालिक को, अहम ममालिक को तमाम इंफॉर्मेशन इस लेवल तक भी कि कौन कहां से फोन कर रहा था, कौन से बैंक अकाउंट हिंदुस्तान के कौन से बैंक से पैसे ट्रांसफर हो रहे थे, कौन से वहां से फोन के रिकॉर्ड थे जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैलाने के लिए इस्तेमाल किए गए। और यह वाकया भी उसी तसलसल में एक और उसकी कड़ी है जहां हमारा दुश्मन ये काम बदस्तूर करता जा रहा है। मैं ये भी आपको बताता चलूं कि टेरर फाइनेंसिंग, यानी जो पैसे जो इखराजात इस अटैक पे हुए हैं, उसका लिंक भी डायरेक्टली ओरिजिन जो है वो शुरुआत कहां से हो रही है, वो हिंदुस्तान से हो रही है। बैंक अकाउंट्स भी मौजूद हैं, पाकिस्तान तीसरे ममालिक के जरिए पैसे भिजवाए गए। और ये जो सारी दुनिया हमें बार बार फैटफ और ये और वो बात करते हैं, अब वक्त आ गया है कि असल मुजरिम की तरफ अपनी नजर दौड़ाएं। और अगर वाकई ही ये सियासी नई टेक्निकल प्लेटफॉर्म्स हैं, दुनिया के और बहुत से ऐसे इदारे हैं जिनका काम है कि इन चीजों को आइडेंटिफाई करें, तो अब इससे ज्यादा सबूत आपको नहीं चाहिए कार्रवाई करने के लिए जो हमें इस सारे एपिसोड से मिला है। एक बात मैं और कर दूं, ये जो ईद गुल वाला मामला है, अभी आईजी साहब ने ये कहा कि इसकी जो ओरिजिन है वो अफगानिस्तान है, उसके बाद ये पाकिस्तान यहाँ पे रहा, यहाँ पे पला बसा, पाकिस्तान का आईडी कार्ड भी इसके पास है। और ये वो बात है जो उमूमी तौर पे हम बार बार कहते हैं कि हमारे भाई और बहनें हैं अफगान रेफ्यूजीज जो यहाँ मौजूद हैं, लेकिन अब वक्त आ गया है कि उनका डिग्निफाइड रिटर्न हो, क्योंकि सारी दुनिया बार बार हमें ये सवाल करती है कि जी यहाँ पे कोई ऐसे अफगान मौजूद हैं जिनको पकड़ना जरूरी है, जो कार्रवाइयां करते हैं अफगानिस्तान में। और हम बार बार ये बात कर रहे हैं कि जहां 3 मिलियन रेफ्यूजी मौजूद हों, उसी में ये जाके अपने आप को समो लेते हैं, तो ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है किसी मुल्क के लिए। अब ये शख्स जो है ये किसी कैंप में नहीं, पाकिस्तान में, आम पंजाब में रह रहा था। तो इसलिए बजाय हम पे उंगली उठाने के, हम ये चाहते हैं कि जो बैनुल अक़वामी कवानीन के मुताबिक तरीका है उनकी डिग्निफाइड रिटर्न का वो हो। जब वो हो जाए आप जरूर हमसे सवाल पूछें, लेकिन उससे पहले दोबारा ये एपिसोड एक बात की तरफ निशानदेही करता है कि हमारे मजमूई तौर पे जितने भी अफगान रेफ्यूजीज हैं बिल्कुल लॉ अबाइडिंग हैं, बिल्कुल अमन से रह रहे हैं, लेकिन उनको भी नुकसान पहुंचाया जाता है ऐसे लोगों से जो अफगानिस्तान से आके या उनके खानदान यहाँ आए और फिर वो इस तरह की कार्रवाइयां करते हैं। और ये एक और उसकी मिसाल हमारे सामने आई है कि इतनी बड़ी अफगान रेफ्यूजी पॉपुलेशन जो बिल्कुल अमन पसंद है और पाकिस्तान में रही है, उनके भी ये बात खिलाफ जाती है और उनका भी नाम जो है वो बदनाम होता है इसकी वजह से। तो
تو میں آپ کو اس سارے کو ایک اکٹھا کرتے ہوئے یہ بات دوبارہ کہہ دوں کہ کوئی کسی قسم کا ابہام نہیں ہے کہ یہ معاملہ کہاں سے ماسٹر مائنڈ ہوا, کہاں سے شروع ہوا, کہاں سے فائنینسنگ ہوئی. دہشت گردوں کے نام, ان کے ریکارڈ, سارا کچھ ہمارے پاس موجود ہے, اور اس کا تانا بانا جڑتا ہے جا کے ہندوستان سے. وزیر اعظم صاحب کی یہ ہدایت ہے بالکل واضح کہ پاکستان تمام قانونی اور سیاسی طریقے جو ہمارے پاس موجود ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے جو یہ انٹرنیشنل نیٹ ورک ہے اس کو منظر عام پہ بھی لائے گا, لیکن وہ لوگ جو ہمیں ضرورت ہے ہماری انویسٹیگیشن پوری کرنے کے لیے, جن کو ہمیں اپنے کورٹس میں لے کے جانا ہے, ان کو واپس لانے کے لیے بھی تمام کوششیں جو کرنی ہے وہ ہم اس کے بعد کریں گے. اور ہندوستان کا جو اصل چہرہ ہے وہ اب دنیا کے سامنے جیسے پہلے لائے ہیں دوبارہ بھی لے کے آئیں گے. تو ایسا نہیں ہو سکتا جناب کہ ایک طرف تو آپ دنیا کو یہ کہیں کہ ہم تو آگے چلنا چاہتے ہیں, ہم تو بات کرنا چاہتے ہیں, اور اصلیت یہ ہے کہ آپ اسی طرح پاکستان کے نہتے شہریوں کو شہید کرنے کے منصوبے بھی بناتے ہیں اور ان پہ کارروائیاں بھی کرتے ہیں. آخر میں 2-3 منٹ لوں گا انگریزی میں تھوڑی سی بات کرنے کے لیے, تاکہ ہمارے جو دوست احباب انٹرنیشنل کمیونٹی باہر ہے ان کو بھی یہ میسج بالکل واضح طور پہ چلا جائے. I want to make sure that our message is heard very clearly, that this particular incident on the 23rd of June in Lahore, we have concrete evidence and intelligence, including financial and telephone records, that point to direct Indian sponsorship of these terrorists. Through forensic analysis, electronic equipment which has been recovered from these terrorists, we have identified the main mastermind and the handlers of this terrorist attack, and we have absolutely no doubt or reservation in informing you that the main mastermind belongs to RAW, the Indian Intelligence Agency, is an Indian national and is based in India. I would also like to remind everyone that the Indian use of territory and people of third countries, which actually embarrasses other countries, is not new. We have been constantly reminding the world of Indian actions, including a detailed dossier that was put out last November with details, minute details of finances, of actions, of support coming from India. We've also seen the European Union's Disinfo Labs report after that, not a Pakistani report, an international reputed organization that showed how hundreds and thousands of fake outlets were being used to malign Pakistan, to spread misinformation about Pakistan, and to hide what is actually a clear terrorist sponsorship by a state against another state in our region. I would also like to say that very unusually we have evidence of thousands of attempts of cyber attacks against our critical investigative infrastructure right after this attack on the 23rd in Lahore. These attacks and the number and in the sophistication in some cases leaves no doubt of state sponsorship and state linkage in this case. Our cyber security is strong enough that we were able to thwart these attempts, but why were they being conducted? They were being conducted because our enemies wanted to buy time, to deflect attention, and to avoid the apprehending and capture of these terrorists that we managed to do. I'd also like to point out there has been a whole drama about some mysterious drones flying here and there in illegally occupied Indian Jammu and Kashmir territory. What was the logic is now very clear, and again with confidence we can put it out. That was a deflection tactic trying to divert attention of the world from the fact, and they knew at that time that we had not only apprehended culprits, but we knew exactly what had been done behind the scenes and who was behind it. Let me also say that the main executor, Eid Gul, has an Afghan origin, was here, was lived in Pakistan, executed this attack. And we as the state of Pakistan have been constantly
flagging this for the world, that millions of law-abiding Afghan refugees are given a bad name, and Pakistan is blamed when these actors go and hide in these refugee settlements, and then Pakistan is questioned on why 1 or 2 or 5 people who were miscreants, who were terrorists, could not be apprehended. We constantly remind the world of their duty to find a way for a dignified return of Afghan refugees, and then questions may be asked. But till then, this is a very good example of the complication when something like this occurs. So once again, there is concrete evidence against the terrorists and their sponsors, and the Prime Minister has instructed his team to use all possible legal and political means to get to the people outside Pakistan who are part of this international terrorist network. We will therefore be sharing all evidence with the international community and exposing the nefarious and real face of a state in our neighborhood that has constantly sponsored terrorism against our innocent civilians. Finally, I think it is high time that the international community stop turning a blind eye and play a constructive and the legally binding role for the safety of innocent Pakistanis if they are really serious about peace and stability in this region. Thank you very much. सर, मेरा सवाल डॉक्टर मोई यूसुफ आपसे है कि पाकिस्तान ने पहले भी भारतीय दहशतगर्दी के हवाले से एक बड़ा जामे डोजियर दिया था, लेकिन उस पर उस तरह का आलमी रद्द-ए-अमल नहीं आया जैसा हम तवक्को कर रहे थे. तो इस सिलसिले में अब हुकूमत की क्या स्ट्रेटजी है? हम दुनिया को कैसे बताएंगे कि भारत पाकिस्तान में रियासती दहशतगर्दी को स्पॉन्सर कर रहा है? जी, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है. उस तरह का मुस्बत जवाब नहीं आया, बल्कि खामोशी रही है, और यही वो दोगलापन है जिसकी वजह से इस खित्ते में अनासिर हमारे खिलाफ जो ऑपरेट कर रहे हैं वो अपने आप को मजबूत समझते हैं, एम्बोल्डन समझते हैं और इस तरह की कार्रवाइयां करते हैं. देखिए, पहली बात यह है कि चाहे दुनिया जवाब दे या ना दे, हम दुनिया को ये बात बावर कराते रहेंगे और हिंदुस्तान का जो असल चेहरा है वो दुनिया को दिखाएंगे, बार बार दिखाएंगे. हमें भी मालूम है कि क्यों जवाब नहीं आता, उनके इंटरेस्ट वहां जुड़े हुए हैं, हमें भी समझ आती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि निहत्ते पाकिस्तानी शहीद होते रहें और पाकिस्तान खामोश रहे. ऐसा नहीं होगा. दूसरी बात यह है कि इस दफा जो कार्रवाइयां हुई हैं और जो एविडेंस मिला है कोशिशों से पंजाब पुलिस और तमाम हमारे सिविलियन और मिलिट्री एजेंसीज के कार्रवाइयों से, वो इतना मजबूत है कि अब अगर दुनिया खामोश रहना चाहे तो फिर वाज़े हो जाएगा कि उनका इंटरेस्ट अमन में नहीं है इस खित्ते में. तो अभी जो भी पॉलिटिकल लीगल मैकेनिज्म्स हैं वो हुकूमत परसू करेगी और इंशाल्लाह इस केस को पाया तकमील तक पहुंचाया जाएगा. जी, मेरा सवाल जो है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर साहब से है कि जो जम्मू में अटैक हुआ, ड्रोन अटैक, तो इसके बारे में हमारी जो इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुंची है? कि हमारे पास कुछ एविडेंसेस हैं कि हम ये स्टैब्लिश कर सकें कि हिंदुस्तान का जो ड्रोन अटैक था बेसिकली इस सिचुएशन को डिफ्लेक्ट करने के लिए, या हमारे पाकिस्तान में जो अटैक हुआ था उसको हशअप करने के लिए इस्तेमाल हुआ? और दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि हम क्या इस अपने केस को या डोजियर को फेटफ के प्लेटफॉर्म पर लेकर जाएंगे कि हम दुनिया को सेंसिटाइज कर सकें और इसके ऊपर कोई एक्शन हो सके भारत के खिलाफ? शुक्रिया जी. देखिए, पहले सवाल का आपका जवाब मेरे पास अप टू डेट ब्रीफिंग इस वक्त नहीं है कि एग्जैक्टली कहाँ वो इन्वेस्टिगेशन है. जो बात वाजे हो सकती है, आप सिर्फ टाइमिंग देख लें. एक चीज होती है, उसके बाद ये कहाँ से ड्रोन आ गए, कौन सा ड्रोन है और ये किस किस्म का ड्रोन है जो इस्तेमाल होता है और कोई नुकसान भी नहीं होता, और फिर इशारा जो है कभी इधर कभी उधर, उसकी इमरजेंसी मीटिंग हो रही है. पॉइंट ये है कि आप कितनी देर दुनिया की अटेंशन डिफ्लेक्ट करेंगे, कितनी देर ये कहेंगे कि जम्मू मकबूजा कश्मीर में वहां पे निहत्ते कश्मीरियों को शहीद नहीं किया जा रहा, कितनी दफा आप कहेंगे कि डेमोग्राफिक चेंज तो नहीं हो रही, वहां तो सब खैरियत है. अगर इतनी खैरियत होती तो फिर मामलात वहां तो ना जाते जहां जा रहे हैं. तो जाहिर बात है ये ढोंग रचाया गया है, और बल्कि आज मैंने सुबह अखबार में खबर भी देखी है, वो पूरी एक डिटेल उसमें आई हुई है, जिसने भी लिखा है मुझे लगता है बड़ा क्रेडिबल है. दूसरा जो आपका सवाल
फैटिफ। अच्छा देखिए, फैटिफ की ज्यूरिस्डिक्शन एक सेट ज्यूरिस्डिक्शन है। हम बार बार ये बात कर रहे हैं कि ये सिर्फ फैटिफ का मामला नहीं है, बहुत से दुनिया के वॉच डॉग्स हैं जिनका काम है ये चीजें देख के आइडेंटिफाई करके उसके बाद रियासत से सवाल करके उनको सैंक्शन करना। तो ये अभी आप आज की बात छोड़ दें, अभी तो हमने आपको वो डिटेल नहीं दी जो कि इंशाल्लाह आगे जाके देंगे। डोसियर में इस हद तक कि हमने बैंक के नाम भी दिए, रसीदें भी दिखाई, तस्वीरें भी दी। तो क्या ये काम नहीं है दुनिया का? छोड़ दे पाकिस्तान को, सिर्फ ये देख लें कि कहां से आई, कहां गई। चले आज हमारे खिलाफ है ना, कल आपके खिलाफ भी तो हो सकता है। तो जो जिस का काम है वॉच डॉग का, वो इसको फॉलो करे, ऑब्जेक्टिवली करे, हम उसमें शामिल नहीं है, और दुनिया के सामने ला के बता दे क्या हुआ। अगर हम कॉन्फिडेंट ना होते कि हम सच बोल रहे हैं तो हम यहां क्यों बैठे होते आज? मैं जावेद शहजाद हूँ और साफ न्यूज़ इस्लामाबाद से। आज के वाक़े से तो ये पता चल गया कि अफगान महाजिर इसमें मुलव्वस हैं, तो हमारी अफगान पॉलिसी क्या होगी, इसको रिव्यू करने की जरूरत है। और दूसरा सर, इसके साथ थोड़ी सी ये भी रहनुमाई फरमा दे कि पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर भी बार बार कह चुके हैं कि अमेरिका को हम अड्डे नहीं देंगे। सर, एयर स्पेस के बारे में क्लियर नहीं किया जा रहा, हम उनको एयर स्पेस की इजाज़त देंगे कि नहीं। 2011 में जनरल खालिद लोधी थे सेक्रेटरी डिफेंस, उन्होंने 10 साल के लिए एग्रीमेंट किया था, अब वो एग्रीमेंट खत्म होने जा रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि अमेरिका की तरफ से प्रेशर है पाकिस्तान पे कि इस वादे के ऊपर इसको आगे बढ़ाया जाए, प्लीज। अच्छा जी, पहले तो जो आपने सवाल किया है ना अफगानिस्तान, मैं उस पर एक वाजे करना चाहता हूँ, ये अहम है। देखिए, ये बात दुरुस्त नहीं है कि हम ये कह दें कि अफगान मुहाजिरीन, इस मुल्क में 3 मिलियन 30 लाख 40 लाख अफगान मुहाजिर आज तक मौजूद है, और ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी जो है वो बिल्कुल लॉ अबाइडिंग है, ठीक। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जहां उनकी सेटलमेंट्स है, जहां वो रहते हैं, वो इस तरह के ये आईडी कार्ड बन गया, कुछ हो गया। किस तरह पाकिस्तान की रियासत या लॉ एनफोर्समेंट के इदारे ये देखें कि कौन उसमें से सही है, कौन गलत है। पाकिस्तान ने जितना जेनरसली अफगान रेफ्यूजीज को होस्ट किया है, कोई दुनिया का और मुल्क ना किया कर सकेगा, ना आज तक किसी ने किया है। हम ये बात कर रहे हैं कि बैनुल अक़वामी कवानीन के मुताबिक डिग्निफाइड रिटर्न उनके मुल्क होनी चाहिए, ताकि ये मामला हल हो। जब दुनिया हमारी तरफ उंगली उठाती है तो उसको ये पता है, और पता होना भी चाहिए, और हम याद दहानी भी कराएंगे कि जब 1 लाख लोगों के सेटलमेंट में 2 बंदे जाके छुप जाते हैं, तो किस तरह रियासत ये काम कर सकती है? क्या हम लाख के लाख को तंग करना शुरू कर दें? नहीं, ये हमारा मिजाज नहीं है रियासत का। तो ये एक शख्स बिल्कुल इसका ओरिजिन है, ये मैंने आपको बता दिया। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम ये कह रहे हैं कि तमाम मुहाजिरीन, हम ये बात कर रहे हैं कि इसका मुकम्मल उमूमी हल निकलना जरूरी है, वरना रियासत के पास, किसी रियासत के पास ये कैपेसिटी नहीं है। और हमारी तरफ नुक्ताचीनी ना की जाए जब आपको मालूम है कि मसला आप डाल रहे हैं, इस मसले का हल ना निकाल के। दूसरी बात, मेरा ख्याल है मौजू ये नहीं है, मैं साफ सी बात कर देता हूं। तवील नशिस्त हुई है पार्लियामेंट में, आपको मालूम है, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की। वहां पे 2012 में पार्लियामान ने एक रेजोल्यूशन कमेटी ने पास की हुई है कि अमेरिका से या किसी भी दुनिया के बाहर के मुल्क से किन पैरामीटर्स के अंदर रह के मुआहदे होंगे, जो वो मुआहदे हैं, जो वो करारदाद है, उस पर बाउंड है रियासत, और उसी पे हम चलेंगे। फ्रॉम अब तक न्यूज़। मेरा पहला सवाल आईजी साहब से है कि आपने इस वाक़े के बाद जिस तरह बेहतरीन कोऑर्डिनेशन तमाम इदारों ने की और जो भी इसमें किरदार थे उस तक पहुंचे, तो क्या कुछ आपको इसमें कोऑर्डिनेशन में कमी नहीं लगती कि अगर ये पहले कोऑर्डिनेशन होती तो आप इसको पहले पकड़ सकते थे? क्योंकि एक गाड़ी में 20 किलो जो है बारूदी मवाद मौजूद है और वो लाहौर की सड़कों पर फिर रही है, जबकि हम नाकों पर देखते हैं कि पुलिस जो है वो मोटरसाइकिल वालों को रोका होता है। दूसरा सवाल मेरा सिक्योरिटी एडवाइजर साहब से है कि सर, जिस तरह अमेरिका का इस वक्त इनखला हो रहा है और 11 सितंबर तक कंप्लीट हो जाएगा, और तालिबान जिस तेजी के साथ वहां बढ़ रहे हैं, तो नजर आ रहा है कि खाना जंगी वहां पे हो सकती है। तो उसके बाद जो मजीद अफगान रिफ्यूजीज का इन्फ्लक्स पाकिस्तान की तरफ आएगा और उनके अंदर दहशतगर्द भी शामिल हो सकते हैं, तो उसकी क्या स्ट्रेटजी बनाई गई है? थैंक यू सर। आपकी इजाज़त से बात ये कि जहाँ तक कोऑर्डिनेशन का ताल्लुक है, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने पिछले दिनों इनाग्रल सेशन का वो किया इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन कमेटी का, और उसी का एक नतीजा है जो फ्यूजन सेल्स
की सूरत में तमाम सूबों में बनाया गया है या बनाया जा रहा है. सो पंजाब में जो फ्यूजन सेल है उसमें तमाम इंटेलिजेंस एजेंसीज, ISI, MI, इंटेलिजेंस ब्यूरो, स्पेशल ब्रांच, सारे के सारे वहाँ पे काम कर रहे हैं इकट्ठे, और CTD वहाँ पे लीड रोल है. सो CTD के पास वो ये सारा कुछ मवाद आता भी है, वहाँ बैठ के डिस्कशंस भी होती है और रियल टाइम इंटेलिजेंस शेयरिंग हो रही है. उसी का फायदा ये है कि ये इतनी जल्दी हम पूरे पाकिस्तान में, मतलब आप अगर उसको देख लें कि लोग कहां कहां से किस किस जगह थे, इस्लामाबाद भी इन्वॉल्व था, पंजाब भी, सारे का सारा, पिंडी, लाहौर, लेकिन हम बहुत जल्दी इन तक पहुंचने में कामयाब हो गए. बात ये कि हमारे पास पिछले 6 महीने की अगर हम बात करते हैं तो कोई 69 के करीब थ्रेट अलर्ट्स आए, और उसमें सारे के सारे तकरीबन ऐसे थे कि जिस पे इंटेलिजेंस एजेंसीज, पुलिस ने बहुत अच्छे तरीके से काम किया और कोई हमारा नुकसान नहीं हुआ. ये एक वाकया जहां पे हम लोगों के पहले भी ये चीज नोटिस में थी. इसी ईद गुल के 2 भाई और बाप ऑलरेडी 4th शेड्यूल पे हैं, अंडर वॉच है. ये भाई क्यों इस्तेमाल हुआ? क्योंकि इसका कोई रिकॉर्ड नहीं था, ये कहीं पर वॉच या उसमें नहीं था, सो इसलिए इसको इस्तेमाल किया गया. ये गाड़ी जो, जैसे मैंने पहले भी ब्रीफिंग में कहा कि कोई 12 घंटे के करीब मोटरवे पे रही. उसकी सबसे बड़ी वजह यही थी कि अगर ये कहीं पर भी पंजाब पुलिस के साथ सामने आती है तो ये रोकी जाएगी, और जैसे ही ये मोटरवे से उतरने की कोशिश करती है तो पंजाब पुलिस इसको रोक लेती है. उसमें भी चूंकि इसके डॉक्यूमेंट सारा कुछ ठीक था, बंदा भी पंजाबी बोल रहा था, गाड़ी का नंबर सही था, जो हमारे पास इमीडिएट चेक का सिस्टम होता है, सो उसमें हमने चेक किया. लेकिन साथ ही साथ ये देखना जरूरी है कि जितनी जल्दी पंजाब पुलिस ने और CTD ने इसको अनर्थ किया, इस बंदे को पकड़ा, इसका सारे का सारा रिकॉर्ड निकल आया और पूरे ग्रुप को पकड़ने में कामयाब हुए, ये इसमें डेफिनेटली द क्रेडिट गोज टू पंजाब पुलिस और CTD और जितनी एजेंसीज हैं. और साथ ही साथ ये जहां पे ब्लास्ट हुआ, अगर ये ज्यादा रेजिडेंशियल एरिया या ऐसी जगह पे चली जाती तो शायद बहुत ज्यादा नुकसान हुआ. पंजाब पुलिस ने अपना नुकसान करा के अपने ऊपर ये सारा कुछ लेके तो मिनिमाइज किया इसके नुकसान को. मेरे ख्याल में ये जितनी तफ्तीश, जितनी इन्वेस्टिगेशन हुई है, ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन का. आखिरी सवाल का जवाब तो दे दो. उसका आपने अफगानिस्तान का जिक्र किया. देखिए जी, अभी पाकिस्तान की मुकम्मल कोशिश और आखिरी दिन तक ये कोशिश रहेगी कि अफगानिस्तान में कोई ना कोई सियासी सेटलमेंट हो, सियासी मफाहमत से मामला हल हो. क्यों? क्योंकि उसके बगैर खाना जंगी का खदशा है. अगर वो हो जाती है ऐसा कोई सेटलमेंट, तो वहां से कोई ऐसी खाना जंगी की सूरत नहीं बनती, तो गर्म हवाएं जो हमारी तरफ स्पिल ओवर जिसको कहते हैं वो आएगा नहीं. दूसरी तरफ हमारा ये भी काम है और उस पर बहुत सा काम होके तैयारी भी मुकम्मल है. आपको पता है हमने पूरी बाड़ लगाई है, एक फॉर्मल वीजा रिजीम की तरफ गए हैं, फॉर्मल बॉर्डर क्रॉसिंग्स, और ये जो अभी IG साहब आपको सारा बता रहे हैं, आप ये ज़हन में रखिए कि जो 15 साल पहले पाकिस्तान जब दहशतगर्दी की लहर आई, जिस मुश्किल से गुजरा, उसके बाद हमारा काउंटर टेररिज्म अल्हम्दुलिल्लाह और लॉ इन्फोर्समेंट इतनी स्ट्रांग हो गई कि अब कोई उस तरह घबराने की बात नहीं है. तो हमारी वो कंट्रोल्स भी हैं, लेकिन जो पहला काम है वो ये है कि हम मदद करें कि अफगानिस्तान में खाना जंगी की तरफ कोई ऐसी शक्ल ना बने. सवाल जी, मैं यूसुफ साहब आपसे सवाल है कि FATF की ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान का नाम है और भारत की कोशिश, भारत पाकिस्तान को 27 में से हमने 26 जो है नुकात और 27 नुकते भी काफी काम किया, लेकिन नहीं निकलने दिया जा रहा. और दूसरी तरफ भारत जो पीछे FATF में पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों में, उसके हवाले से हमारे मुकम्मल सबूत मौजूद है इस वाक़े में कि भारत मुलव्वस है. तो ये जो सबूत है ये हम FATF के सामने ला सकते हैं ताकि बताया जा सके FATF के रुकन वालों को कि पाकिस्तान के खिलाफ भारत क्या कर रहा है. मेरा ख्याल ये सवाल इन्होंने पूछा था जी, जो भी सियासी और कानूनी तरीका हमारे पास मौजूद है दुनिया के ममालिक के साथ काम करने के लिए, वो इस्तेमाल किया जाएगा ताकि इसको जो हतमी इसका अंजाम होना चाहिए इस सारे इन्वेस्टिगेशन का वहां तक पहुंचाया जाए. फैक्टिव तो एक चीज है ना, लेकिन और भी बहुत सी चीजें हैं जिसमें अब हिंदुस्तान की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए इस चीज की. कौन मुलव्विस था, हमसे ना कराएं, जाहिर बात है, खुद करें, और जब पता चल जाए तो फिर छुपाएं ना, फिर दुनिया को बताएं और पाकिस्तान को बताएं कि आप ये दुरुस्त कह रहे थे और जो एक्शन लेना चाहिए उस पर लें. बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच.